हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत का अंतिम पाठ 18 जिसका नाम है टोपी और जो एक कहानी है जिसे लिखा है श्री सृंजय जी ने। इस कहानी में श्री सृंजय जी ने राजाओं के द्वारा प्रजा के शोषण करने की प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य किया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उच्च वर्ग के लोगों का काम सही ढंग से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वे काम की उचित मजदूरी नहीं देते, जबकि गवरैया जैसे पक्षी जो एक गरीब आम आदमी का प्रतीक है, थोड़े में से भी आधा भाग देकर अपना काम सही ढंग से करवा लेती हैं। तो चलिए हम इस कहानी का आनंद लेते हैं। इस कहानी में दो पक्षी हैं, एक है गवरैया और एक है गवरा, यानी मादा गोरैया और नर गोरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी थे। जहां जाते एक साथ जाते, एक साथ हंसते, खाते, पीते और एक साथ ही सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार यानी प्रातःकाल। जैसे ही प्रातःकाल होती वे दोनों अपने घोंसले से निकलते और दाना चुगने के लिए बाहर चले जाते और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा यानी शाम। जैसे ही शाम होती वापिस वे अपने घोंसले के अंदर आ जाते और घोंसले में आकर अपनी थकान मिटाते और साथ ही सारे दिन के देखे सुने अनुभव साझा करते कि आज उन्होंने क्या क्या देखा, क्या किया। एक दिन की बात है कि गवरा और गवरैया दोनों में आदमी के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस हो जाती है, यानी तर्क वितर्क हो जाता है। गवरैया कहती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है ना उन पर कपड़ा। इस बात को सुनकर गवरा जो है वो इसका विरोध करता है और तपाक से बोलता है, यानी तुरंत बोलता है, क्या खाक फबता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। तो इस पर गवरैया कहती है कि लगता है आज लटजीरा चुगाए हो। लटजीरा एक पौधा होता है। इस पर गवरा कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी की जो कुदरती खूबसूरती है वह ढक जाती है। फिर गवरा कहता है कि अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापे से ढक ले। सरापा होता है सिर से पांव तक पहना जाने वाला कपड़ा। तो गवरा कहता है अगर तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। इस पर गौरैया कहती है कि जो मनुष्य है वो केवल अच्छा लगने के लिए कपड़े नहीं पहनता, वह मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। यानी सर्दी में उसको ठंड ना लग जाए, गर्मी में उसको सनबर्न ना हो जाए, इसलिए भी मनुष्य कपड़े पहनता है। इस बात को सुनकर गवरा कहता है कि तू समझती नहीं है, कपड़े पहन पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उसकी शक्ति भी जाती रही। यानी मनुष्य जो है कपड़े पहन लेता है इसलिए वो सर्दी गर्मी को भी सहन नहीं कर पाता। और दूसरी बात, कपड़े पहनने में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। तो गवरा कहना चाहता है कि जब मनुष्य कपड़ा पहन लेता है तो इससे पता चल जाता है कि जो अमीर आदमी है वो महंगे कपड़े पहनेगा, गरीब आदमी है वो सस्ते कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा। तो इसलिए जो आदमी की हैसियत है ना वो पता चल जाती है, इसलिए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस बात पर गवरैया कहती है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता और नित नए नए लिबास सिलवाता है, यानी हर रोज नए नए कपड़े पहनता है। फिर गवरा कहता है कि यह निरा पोंगापन है, यानी बड़ी मूर्खता है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम आते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर जो लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है, अपन तो नंगे भले। तो गवरा इस बात पे कहता है कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, यह मनुष्य जो है रोज रोज नए नए कपड़े पहनता है, इससे अमीरी गरीबी का पता चल जाता है। इस बात पर गवरैया कहती है कि आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। फिर गवरा कहता है टोपी तू कहां से पाएगी टोपी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती हो एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, जरा सी चूक हुई नहीं टोपी उछलते देर नहीं लगती।
फिर गवरा कहता है मेरी मान तू इस चक्कर में पड़ी मत। जो गवरा था वो समझदार था, इसलिए शक्की भी था, जबकि जो गवरैया थी वो जिद्दी थी और धुन की पक्की। जो ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहां चाहा वहीं रहा। अपने प्रतिदिन के नियम के मुताबिक अगले दिन क्या हुआ, गवरा और गवरैया दोनों अपने घोंसले से सुबह होते ही दाना चुगने के लिए निकल पड़े। जो गवरैया थी वो वहां दाने चुग रही थी और चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिल गया। क्या मिल गया? रुई का एक फाहा। और वो खुशी से चिल्लाने लगी, मिल गया मिल गया मिल गया। जब वो ऐसे शोर मचा रही थी तो गवरे ने चिल्लाकर पूछा, अरे क्या मिल गया? तो गवरैया जो है उसके सामने रुई का फाहा रख देती है और कहती है मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। इस पर गवरा कहता है कि तेरे जैसा एक बावरा और था। यानी गवरा जो है उसको एक कहानी सुनाने लगा एक व्यक्ति की, जिसको वो बावरा कहता है यानी बावला कहता है। और वो कहता है कि एक दिन उस बावले व्यक्ति को एक चाबुक मिल गया जो कि बहुत ही अच्छा था, शायद किसी घुड़सवार का वहां गिर गया होगा। तो चाबुक के हाथ में लगते ही बावरा चीखने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों चीजें तो रास्ते में पड़े मिलने से रही और वो सारा काम धंधा छोड़कर सारी उम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो गवरा गवरैया को समझाने लगा कि तू बावरी मत बन, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता भी है, कैसे बनवाएगी टोपी? इस पर गवरैया कहती है बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लेकर धुनिया के पास गई। धुनिया क्या होता है बेटा? धुनिया होता है जो हमारी रुई होती है ना, जिसको हम कपास बोलते हैं, उसमें जो अंदर के बीज होते हैं उन बीजों को निकालने का जो काम करता है वो धुनिया करता है। और धुनिया के पास जाकर उसको बड़े प्यार से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। तो इस पर गवरैया कहती है कि उजर न करो भैया, यानी ऐतराज मत करो भैया, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत यानी मजदूरी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी भी नहीं मिली थी। 16 आने में से 8 आने, यानी जितनी भी चीज थी उसमें से आधी। ये तो दुनिया के लिए सपने जैसी थी। वह झट से तैयार हो गया। घर चों ताती जो है उसकी बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी लोई से। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। गवरैया ने धुनिये से रुई धुनवा ली और उसके बाद वो पहुंच गई कोरी के पास। कोरी के पास पहुंचकर वह कहने लगी, कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर एक धज्जी धज्जी हो चुका गुस्सा डाल रखा था। गुस्सा यानी एक मोटी लोई। बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी की अचकन के लिए सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है। मुफ्त में मलार गाने लगी। इस पर गवरैया कहती है कि भैया इस मुल्क में यानी इस देश में क्या सब काम राजा जी के लिए ही होता है? इस पर कोरी जो है वो गवरैया को कहता है कि तू किस मुल्क से आई है, यानी किस देश से आई है? जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरघा बैठा खाए तुरंग। यहाँ इसका अर्थ है कि काम आम आदमी करता है लेकिन राजा जो है वो बैठा बैठा खाता रहता है। यह काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगवे भगवे भी तो हैं। लगवे भगवे क्या होते हैं? जो राजा जी के साथ रहकर उसका लाभ उठाने वाले, इसी में उनका भी काम होता है। इस पर गवरैया कहती है, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें उचित मजदूरी देंगे, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी उचित मजदूरी पर काम न करना तो मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी और काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया।
कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने के लिए उकसा दिया, यानी उत्साहित किया। उसके बाद गवरा और गवरैया दोनों मिलकर बुनकर के पास गए और विनती करने लगी कि बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर ने इन्हें देखा और कहा कि हटते हो या नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, अर्थात अधिकारी तो केवल आदेश देता है, उस पर अमल तो नौकरों को करना पड़ता है। यानी राजा ने मुझे आदेश दिया है और मुझे उस पर अमल करना है। इतना कहकर बुनकर जो है अपने काम में मशगूल हो गया, यानी अपना काम करने में बिजी हो गया। इस पर गवरैया ने कहा कि हम सेत मेत में काम नहीं करवाते, अर्थात फ्री में काम नहीं करवाते। इसे बुन दे, आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया और उसका करघा चलने लगा। ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफी गफस और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफस का अर्थ है घना बुना हुआ और दबीज का अर्थ है मजबूत। अब जो है गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली, यानी उसके एक काम के अगर हम 4 हिस्से करें तो उसे 3 हिस्से उसका काम हो गया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वह दुनिया के पास गई, उसके बाद कोरी के पास गई, उसके बाद बुनकर के पास गई और बाकी क्या बचा था? दर्जी। तो इसके बाद गवरैया जो है कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई और बोली, दर्जी भैया इस कपड़े की टोपी सील दो। तो दर्जी जो था वो रोष से यानी गुस्से से बोला, राजा जी की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद पैदा हुए 10वें बेटे के लिए झब्बे सीलने हैं मुझे। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी और कहा कि कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। यानी वो भी राजा को क्या कह रहा था कि राजा जो है बेगार करवाता है, क्योंकि राजा जो है फ्री में कार्य करवाता था, कुछ भी उनको पगार नहीं देता था, यानी मजदूरी या पैसे नहीं देता था। इस पर गवरैया बोली, 2 टोपियां सील दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार ना होगा। ऐसा कहते ही जो दर्जी था कच कच करके उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के बाहर भीतर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सील दी। कितनी टोपियां सील दी दर्जी ने? 2। और उसके बाद दर्जी ने खुश होकर टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर गवरैया नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। इस पर गवरे ने कहा, वाकई तो रानी लग रही है। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया जो है और ऊंचा उड़ने लगी और उसने गवरे को कहा, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक उल्लास ने जोर मारा और उसके मन में आया कि क्यों नहीं इस देश के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। वह टोपी पहनकर उड़ते उड़ते राजा के महल के कंगूरे पर जा पहुंची। कंगूरा होता है छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, छज्जा जिसको कहते हैं। तो गवरैया जो थी वो कहाँ पहुंच गई? राजा के महल के कंगूरे पर। उस वक्त राजा क्या कर रहा था? उस समय राजा अपने चौबारे पर टहलुओं यानी नौकरों से मालिश करवा रहा था। राजा उस समय अधनंगा बदन और नंगे सिर था, यानी उसके बदन पर उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और सिर पर भी कपड़ा नहीं था। एक नौकर राजा के सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, वहीं चौथा जो नौकर था वो पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। कहने का अभिप्राय है कि 3-4 नौकर राजा जी की सेवा टहल में लगे हुए थे। तभी गवरैया जो है कंगूरे से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो गवरैया जो है राजा के महल के कंगूरे पर जाकर क्या चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। राजा जो अपने नौकरों से मालिश करवा रहा था, तभी उसकी नजर जो है वो गवरैया पर पड़ी। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई।
वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा जो है दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए जोर से चिल्लाया, अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी लाओ। तभी जो है झटपट राजा के नौकर उसकी टोपी लेकर आ गए। टोपी पहनकर राजा ने गवरैया को कहा, देख रही फदगुदी, मैंने भी टोपी पहन ली। फदगुदी का अर्थ है एक छोटी चिड़िया यानी गवरैया। इसके बाद गवरैया ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। उसने क्या कहना शुरू कर दिया, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। बार बार क्या कहती रही कि मेरी टोपी में 5 फुंदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। इस बात से राजा को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि इस देश के जो महाबली राजा है उसके सामने चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह से बिगड़ गया और अपने नौकरों को आदेश दिया, इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पंख नोच डालो, सिपाहियों देर मत करो। फिर मंत्री जो था उसने राजा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, क्षमा करें महाराज, मच्छर मारकर क्यों अपना हाथ गंदा करना है, अपने आप चली जाएगी। तब राजा ने कहा, नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसकी टोपी छीन लाओ और उसे मैं अपने पैरों से ठोकर मारूंगा। फिर जो है एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी जो थी वो नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने फटाफट वह टोपी उठा ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, यानी बिल्कुल सूना हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर कई बार देखा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा के आदेश देने पर सभी सैनिक जो है उस शख्स को ढूंढने लगे, उस आदमी को ढूंढने लगे जिसने ये इतनी सुंदर टोपी बनाई थी। राजा के मंत्रियों ने पता कर लिया कि ये जो टोपी थी इतनी सुंदर, ये किसने बनाई है? दर्जी ने। और उस दर्जी को पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और आते ही उसने कहा, दुहाई अन्नदाता। बादलों की तरह गड़गड़ाहट करके राजा बोला, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, कारण बताओ, क्या कारण था कि ये टोपी जो है इतनी अच्छी बनी, इतनी सुंदर बनी? दर्जी ने बताया, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। नाग की तरह राजा जो है फूंक मारने लगा, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ और उसने माफी मांगी। राजा ने कहा, माफी नहीं, वजह बताओ। तो बुनकर ने वजह बताई कि सूत बहुत ही महीन और लच्छेदार था। फिर राजा जो है शेर की तरह दहाड़ा कि इतना महीन सूत किसने काता? बात कोरी पर आई। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। राजा ने कहा, जान नहीं, वजह बताओ। तो कोरी ने वजह बताई, सूत इतना महीन और लच्छेदार क्यों बना? क्योंकि रुई बहुत बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। राजा की आवाज बिजली की तरह कड़की, इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बात धुनिये पर आई। हांफते छाती पीटते हुए दुनिया हाजिर हुआ और बोला, क्षमा अन्नदाता, यानी क्षमा करे अन्नदाता। तो राजा ने कहा, क्षमा नहीं, वजह बताओ, कारण बताओ। राजा जो है गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया है, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा, आपके लिए भी किया है सरकार, और आगे भी आपके लिए ही करेंगे। तो इस पर राजा बोला, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, यानी इतनी साफ सफाई क्यों नहीं थी, इतना अच्छा क्यों नहीं था? दुनिया ने कहा, अभय दान दें तो मैं बोलूं सरकार। अभय दान का अर्थ है कि मुझे मृत्यु दंड ना दिया जाए, अगर मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो मैं बता दूंगा। राजा ने कहा, चलो दिया अभय दान, अब बोलो। तो फिर दुनिया बताता है कि महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है, यानी राजा, वह जो भी काम करवाता है उसके बदले में कुछ नहीं देता। यह गवरैया जिसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई।
दुनिया जो है दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, यानी राजा के पैरों में लेटा हुआ था। दुनिया की इस बात पर गवरैया जो थी वो चिल्लाने लगी, यानी कहने लगी, देख ले राजा देख ले, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह, यानी ये फ्री में नहीं बनवाई है। फिर गवरैया ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल है, इसका धन घट गया है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा जो है वो वाक्य में अकबका गया। राजा जो है वो दुखी हो गया। और राजा के दुख के क्या क्या कारण थे? एक तो सभी कारीगरों ने गवरैया की मदद की, दूसरा जो था राजा की टोपी गवरैया की टोपी से कम खूबसूरत थी, तीसरा जो था वो राजा का खजाना घटने की पोल खुलने लगी। कैसे? जो गवरैया थी वो चिल्लाने लगी कि यह राजा तो निरा कंगाल है, फिर कहने लगी कि राजा की टोपी मेरी टोपी से कम खूबसूरत है, तीसरा जो है वो कहने लगी कि राजा का जो खजाना है वो घट गया है। तो राजा कहता है कि इसको कैसे पता चला कि मेरा धन घट गया? और इस पर तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली होता जा रहा था। असल में क्या था कि राजा फ्री में काम करवाता था सबसे और सख्ती से लगान वसूलता था, लेकिन फिर भी खजाना खाली हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो राजा था वो ऐशो आराम से जीता था और इसी वजह से बेकार का बोझ खजाने पर पड़ रहा था। ये जो सारा घटनाक्रम था, इसको देखने के लिए जो भी महल में नौकर चाकर मंत्री थे वो सभी क्या है बाहर निकल आए और इस अनोखे तमाशे को देखने लगे। मंत्री ने धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी, यानी राजा की बिल्कुल असलियत बता देगी सबके सामने। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवरैया ने टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो निरा डरपोक है, निरा डरपोक, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। गवरैया की इस बात पर राजा मंत्री जी को कहने लगे, कौन अब इस मुंह फट के मुंह लगे। इतना कहकर राजा और उसके मंत्री महल के अंदर चले गए। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी में पढ़ा कि राजा हमेशा ऐशो आराम करता रहता है और अपना प्रत्येक कार्य प्रजाजनों से मुफ्त में करवाता है। लेखक इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है कि उचित मूल्य मिलने पर कारीगर कुशलता से कार्य पूर्ण करता है, परंतु अगर उसे पूरा मूल्य न दिया जाए तो वह कार्य को बोझ समझता है और बिना मन के, बिना लगन के काम करता है, जिससे वह काम अच्छा नहीं होता। जैसा कि हमने कहानी में देखा कि उचित मजदूरी देकर गौरैया ने सभी कारीगरों से मिलकर बहुत ही सुंदर टोपी बनवाई, जबकि वे कारीगर राजा के लिए भी कार्य करते थे, लेकिन राजा का काम मुफ्त में होता था, इसलिए वह काम अच्छा नहीं होता था। कोई भी कारीगर कुशलता से और लगन से कार्य नहीं करता था, इसलिए हमें अपना कार्य करवाने के लिए सबको उचित मूल्य देना चाहिए ताकि वह कार्य समय पर और सुंदर हो सके। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।